Good morning all of you. In last lecture we discussed the natural pesticides. In that tobacco is the first drug and second drug is pyrethrum. Okay, these two drugs are used as a natural pesticide. Okay, now next topic and last topic from your syllabus is surgical fibers, sutures and surgical dressings. Surgical fibers, sutures and surgical dressing. Okay, in that first are surgical fibers. Okay, तो सर्जिकल फाइबर्स मीन्स व्हाट, जो सर्जरी के टाइम यूज़ किए जाते हैं. अगर हमें इंजरी होती है तो जब हम प्लास्टर्स वगैरह लगाते हैं तो जो या फिर बैंडेज वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम सर्जिकल फाइबर्स. सूचर्स क्या होते हैं? देन लिगेचर्स और सूचर्स दो होते हैं. लिगेचर्स जो होते हैं सूचर्स जो होते हैं वो थ्रेड होते हैं. लाइक सपोज अगर कट हुआ है तो कट पे हम जब स्टिचेस लगाते हैं तो स्टिचेस लगाने के लिए जो थ्रेड हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सूचर्स. ओके, वो स्टेराइल थ्रेड होता है और वो दो टाइप के होते हैं थ्रेड. एक जो होता है वो हमें निकालना पड़ता है. ओके, वो सोल्यूबलाइज नहीं होता. और सेकंड जो होता है वो हमारी बॉडी में सोल्यूबलाइज हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, तो सूचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स. ओके, लाइक बैंडेज वगैरह जो हम लगाते हैं या फिर जो भी ड्रेसिंग के लिए जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें जो फाइबर्स यूज़ होते हैं उसे बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स. ओके, Now surgical fibers introduction. In pharmacognosy, the term fiber is used with restriction to describe certain characters of plants or animals. With reference to plants, they are elongated thick wall cells with pointed ends, cell wall of which may consist of cellulose and may or may not contain lignin. In medicinal practice, they are used as surgical dressing. The term fiber is used with reference to surgical dressings made up of natural or artificial origin. Apart from the three natural sources, plant, animal and minerals, fibers are now synthesized chemically from various material. The fibers obtained from the various sources can be categorized as follow. ओके, तो फाइबर्स जो होते हैं फार्माकोग्नोसी में फाइबर्स ये जो टर्म है ये रेस्ट्रिक्टेड है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट और एनिमल्स से हमें मिलते हैं या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं उसको सर्टेन कैरेक्टर्स में वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है. मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्लांट से मिलने वाले इलोंगेटेड थिक वॉल सेल्स जो होते हैं जो एंड की तरफ पॉइंटेड होते हैं, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइबर्स. ओके, मेडिसिनली अगर हम देखें तो इन मेडिसिनल प्रैक्टिस दे आर यूज्ड एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग्स. जो भी फाइबर्स हम यूज़ करते हैं वो एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग यूज होते हैं. देन the term fiber is used with reference to surgical dressings made up of natural or artificial origins. Okay, जो फाइबर्स सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिनल प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं, उसको हम दो इससे मेडअप कर सकते हैं. लाइक नेचुरल ओरिजिन से जो मिलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं उससे भी हम फाइबर्स बना सकते हैं. या फिर आर्टिफिशियल ओरिजिन से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उससे भी हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स कर सकते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री नेचुरल सोर्सेस मीन्स प्लांट, एनिमल और मिनरल, इसके अलावा भी फाइबर्स जो होते हैं उसके कुछ अदर सोर्सेस है. लाइक उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं केमिकली. देन जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उससे हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज एज फॉलो. फर्स्ट सोर्स है प्लांट फाइबर्स जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. उसमें फर्स्ट आता है जूट, फ्लेक्स, बनाना,
कॉटन एंड हेम्प। ये जो 5 प्लांट्स है इससे मिलने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे हम फाइबर्स बना सकते हैं या फिर इससे हमें फाइबर्स मिल सकते हैं। जूट से फाइबर्स मिलते हैं, कॉटन से फाइबर्स मिलते हैं, हेम्प, फ्लेक्स एंड बनाना, इन सब चीज़ों से हम प्लांट फाइबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में फर्स्ट आता है सिल्क और सेकंड आता है वूल। ओके, एनिमल फाइबर्स में 2 आते हैं, सिल्क एंड वूल। देन regenerated and synthetic fibers. Next one is regenerated and synthetic fibers. Fibers regenerated from carbohydrate material. Fibers जो होते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से रीजनरेट करते हैं और अल्जीनेट एन आर्टिफिशियल सिल्क रेयन रीजनरेटेड सेल्यूलोज। ओके, तो रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट जो है वो है फाइबर्स जनरेटेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से जनरेट होने वाले फाइबर्स, उसमें अल्जीनेट यार्न आता है, आर्टिफिशियल सिल्क आता है, रेयन के फाइबर्स आते हैं या फिर रीजनरेटेड सेल्यूलोज आता है। देन सेकेंड टाइप है फाइबर्स जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल। सेकेंड जो है वो है फाइबर्स जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल। इसमें आता है एरिडियल फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन एंड फाइब्रोलिन फ्रॉम मिल्क कैसिन। ओके, एरिडिल फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन एंड फाइब्रोलिन फ्रॉम मिल्क कैसिन। ओके, फाइबर्स जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं, प्रोटीन मटेरियल से मिलते हैं, तो उसमें आता है एरिडिल फ्रॉम द ग्राउंडनट प्रोटीन। ग्राउंडनट प्रोटीन से हमें मिलता है और फाइब्रोलिन जो हमें मिल्क कैसिन से मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक्स। इसमें आता है नायलॉन, टेरिलिन एंड ओरलॉन। ओके, दीज आर सम फाइबर्स which are obtained from some natural or synthetic sources. Next is mineral fibers. Okay, mineral fibers means glass or asbestos. Various chemical tests can be applied for the identification of fibers. Okay, फाइबर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। द माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन इज मेन criteria to confirm the identity of the fibers. The microscopical examination is the main criteria to confirm the identity of the fibers. कुछ फाइबर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फाइबर्स है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन का फाइबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कमर्शियली अगर हम देखें तो फाइबर्स आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, कमर्शियली फाइबर्स जो होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, वेविंग द क्लोथ्स एंड फिल्टरिंग मीडियम and also for insulation purpose. ओके, फर्स्ट जो इसका प्रॉपर यूज्ड है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, तो वो जो क्लॉथ्स जिस फाइबर से बनते हैं वो नेचुरल फाइबर हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर हो सकते हैं। ठीक है, रेयन के, जॉर्जेट के, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स के टाइप्स है जो हम पहनते हैं, सिल्क है। ओके, तो ये जो क्लॉथ्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है जिसमें क्लॉथ प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो फाइबर्स का यूज करते हैं। देन फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए फिल्ट्रेशन मीडियम फाइबर्स यूज होते हैं। देन इंसुलेशन पर्पस के लिए भी फाइबर्स यूज किए जाते हैं। देन प्लांट फाइबर्स, फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट फाइबर्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉटन। सिनोनिम है कॉटन के लिए कॉटन वूल, प्यूरिफाइड कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन या फिर सर्जिकल कॉटन। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉटन कंसिस्ट ऑफ इपिडर्मल ट्राइकोम्स। कॉटन जो होते हैं उसके ऊपर इपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर्स होते हैं सीड्स के ऊपर। ओके, कॉटन हम सब ने देखा है, उसके छोटा सा सीड होता है और उसके ऊपर इपिडर्मल हेयर्स होते हैं। देन कल्टिवेटेड स्पेसिस ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम। ओके, गॉसिपियम के जो अलग अलग स्पेसिस है लाइक गॉसिपियम हर्बेसियम या फिर गॉसिपियम बारबाडेंस।
तो ये 2 टाइप के या फिर अदर भी गॉसिपियम के जो स्पेसिस है उससे हमें कॉटन मिलता है। कॉटन क्या है, तो सीड्स जो होते हैं, तो सीड्स के ऊपर जो ट्राइकोम्स होते हैं, एपिडर्मल ट्राइकोम्स या फिर हेयर हम उसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉटन। ओके, देन फैमिली क्या है, तो मालवेसी। कॉटन के लिए फैमिली है मालवेसी। प्यूरिफाइड कॉटन और एड्सॉर्बेंट कॉटन, इसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं और बट फ्री फ्रॉम फैटी एसिड, बट इसमें फैटी एसिड नहीं होते। प्यूरिफाइड कॉटन या फिर एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है उसमें फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होते, और जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो भी नहीं होती, वो इम्प्यूरिटी फ्री और फैटी एसिड फ्री या फिर फैटी मैटर फ्री कंपाउंड्स होते हैं, कॉटन होते हैं। देन इट इज़ आल्सो ब्लीच एंड स्टेरिलाइज। जो भी प्यूरिफाइड या फिर एब्जॉर्बेंट कॉटन होते हैं, सर्जिकल कॉटन भी हम बोल सकते हैं, तो इसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती, फैटी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, ब्लीच किए हुए होते हैं, स्टेरिलाइज होते हैं। ओके, देन जियोग्राफिकल सोर्स क्या है कॉटन का, तो कॉटन इज़ प्रोड्यूस कमर्शियली इन USA, इजिप्ट एंड इंडिया। ओके, हमें भी पता है, हम हमारी जो सॉइल होती है या फिर हमारी जो लैंड होती है तो उसमें हम कॉटन ग्रो करते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। तो USA, इजिप्ट एंड इंडिया में कॉटन का कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन होता है। देन कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ओके, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, कल्टीवेशन अच्छा होता है। प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है उसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। कॉटन इज़ कॉमनली ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फाइबर्स इन दी ट्रॉपिकल कंट्रीज। ओके, तो कॉटन जो है उसका एक ही पर्पज़ होता है कॉटन को ग्रो करने का। कॉमनली हम क्यों ग्रो करते हैं उसको, तो जो फाइबर्स होते हैं वो हमें चाहिए, फाइबर्स मिलने चाहिए, इसलिए हम उसको ग्रो करते हैं। उसका अनदर कोई यूज़ इतना नहीं है, मेन यूज़ यही है कि फाइबर्स। देन द प्लांट्स आफ्टर फ्लावरिंग बियर्स फ्रूट्स नोन एज कैप्सूल्स। ओके, हमें पता है जो पौधे होते हैं कॉटन के, उसको पहले फ्लावर्स आते हैं, बाद में उसको फ्रूट्स आते हैं, उसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं उसमें 3 to 5 सेल्स होते हैं। देन ईच कैप्सूल कंटेन्स न्यूमेरस सीड्स, एक कैप्सूल में बहुत सारे सीड्स होते हैं। देन सीड्स कवर विथ हेयर्स आर नोन एज अ बॉल्स। ओके, सीड्स जो होते हैं उसके ऊपर ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉल्स। देन बॉल्स आर कलेक्टेड, ड्राइड एंड टेकन टू द गिनिंग प्रेस। ओके, जो बॉल्स होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, देन उसको ड्राई किया जाता है और जिनिंग प्रेस में उसको डाला जाता है। देन द वेयर इन द ट्राइकोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दी सीड्स। ओके, ट्राइकोम्स जो होते हैं उनको सीड्स से सेपरेट किया जाता है। वेरियस डिवाइसेस आर यूज टू सेपरेट दी शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर्स। ओके, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर्स को सेपरेट करने के लिए। देन नेक्स्ट, दी हेयर्स आर शॉर्ट इन लेंथ आर नोन एज अ लिंटर्स and are used in the manufacture of absorbent cottons. ओके, जो शॉर्ट लेंथ हेयर्स होते हैं उसको हम लिंटर्स बोलते हैं, और उसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्बेंट कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वाइल लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं उसको हम क्लॉथ प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। लॉन्ग हेयर्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लॉथ प्रिपरेशन में। द रॉ कॉटन ऑब्टेन बाय दिस वे इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़। ओके, रॉ कॉटन जो होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें वैक्स प्रेजेंट होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, कलरिंग मैटर होता है, वेजिटेबल डेब्रिस होते हैं, एक्सेट्रा। दीज आर सम इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन दी raw cotton. It is proceed to get rid of most of the impurities. Okay, तो इस पर बहुत सारे प्रोसेसेस की जाती है जिससे वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। इट इज़ टेकन टू द मशीन नोन एज अ कॉटन ओपनर and followed by the treatment with dilute soda solution or soda ash solution under pressure for about
10 to 15 आवर्स। ओके, तो ये जो मशीन होता है इसमें जो कॉटन होता है उसको डाला जाता है, उसको बोलते हैं ओपनर। उसमें क्या होता है, तो मशीन में डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन जो होता है उसके साथ में कॉटन को ट्रीट किया जाता है, या फिर सोडा ऐश सॉल्यूशन जो है उससे कॉटन को ट्रीट किया जाता है अंडर प्रेशर 10 to 15 आवर्स के लिए। देन द wax and fatty material and coloring matters are removed by this treatment। इस ट्रीटमेंट से क्या होता है, तो ये जो कॉटन ओपनर मशीन है इसमें जो डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन या फिर सोडा ऐश सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है अंडर प्रेशर एंड 10 to 15 आवर्स के लिए जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो उसमें से फैटी मटेरियल, वैक्स, कलरिंग मैटर ये सब रिमूव हो जाते हैं। देन हम जब इसको वॉश करते हैं विथ वाटर एंड ट्रीट विथ सुटेबल ब्लीचिंग एजेंट, पहले उसको वॉश करते हैं, बाद में उसको सुटेबल ब्लीचिंग एजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं। इट इज़ अगेन वॉश विथ वाटर, बाद में ब्लीच करने के बाद में उसको फिर से वॉश करेंगे। ओके, ट्रीटमेंट होने के बाद में जब उसमें से इम्प्योरिटीज निकल जाती है, वैक्स, फैटी मटेरियल, कलरिंग मैटर जब रिमूव हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, तब हम उसको वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में हम उसको ट्रीट करेंगे सुटेबल ब्लीचिंग एजेंट के साथ में। जब वो ब्लीच हो जाता है तब हम उसको फिर से वॉश करेंगे विथ वाटर, ड्राई करेंगे और फ्लैट शीट्स जो होते हैं उसमें हम उसको पैक करेंगे। इट इज़ फाइनली पैक इन wrappers एंड स्टरलाइज। ओके, पहले हम wrappers में उसको wrap कर लेंगे और बाद में हम उसको स्टरलाइज करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉटन के? कलर जो होता है वाइट होता है ड्यू टू ब्लीचिंग। ऑर्डर जो है ऑर्डरलेस है। टेस्ट टेस्टलेस। साइज 2.5 to 4.5 centimeter in length and 25 to 35 micron in diameter। Now extra features क्या है? ओके, इट इज़ फ्री फ्रॉम पीस ऑफ लीव्स। ओके, फ्री फ्रॉम पीस ऑफ लीव्स, इसमें कुछ लीव्स जो है उसके पीसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, सीड कोट नहीं होने चाहिए, फॉरेन मैटर या फिर डस्ट नहीं होनी चाहिए, स्लाइटली ऑफ वाइट कलर का होता है और इफ स्टरलाइज, अगर हम उसको स्टरलाइज करते हैं तो उसमें ऑफ वाइट कलर प्रोड्यूस होता है। देन स्टैंडर्ड्स क्या हैं? एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल IP हैज़ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द स्टेपल्स not less than 15 centimeter, water soluble extractive not more than 0.5%, ash not more than 0.5%. It should comply with the test for the following as mentioned in the monograph: NAPS, fluorescence, acidity, absorbency, oxidizing substances. Microscopic characteristics: the trichomes are unicellular, flattened and ribbon-like with slightly thickened edges and rounded apex. They are tubular and hollow. ओके, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं जो यूनिसेलुलर है, फ्लैट है और रिबॉन लाइक है, स्लाइटली थिक होते हैं और राउंडेड एपेक्स है। ओके, ट्यूबुलर एंड हॉलो होते हैं। यहाँ पे दिखाए हैं कॉटन फाइबर्स कैसे होते हैं। कॉटन फाइबर है, रॉ कॉटन कॉक्साम रिएजेंट के साथ में ट्रीट किया हुआ है। देन एब्जॉर्बेंट कॉटन माउंटेड इन द कॉक्साम रिएजेंट। ओके, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? ओके, रॉ कॉटन जो होता है उसमें 90% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। रॉ कॉटन में 90% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, 7 to 8% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वैक्स, फैट्स एंड रिमेन्स प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्यूरिफाइड कॉटन जो होता है, प्यूरिफाइड कॉटन और एब्जॉर्बेंट कॉटन इज एंटायरली सेल्यूलोज विथ 6 to 7 ऑफ मॉइस्चर। केमिकल टेस्ट कौन से हैं? सो कॉटन फाइबर इन आयोडीन वाटर एंड ड्राई। कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उसको हम आयोडीन वाटर में डीप करेंगे और ड्राई करेंगे। ऐड फ्यू ml ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड। देन उसमें हम फ्यू ml 80% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ट्राइकोम्स जो होते हैं उसको पर्पलिश ब्लू या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, डिस्टिंक्ट कलर आता है। ये जो टेस्ट है ये कॉटन के लिए
एक अलग टेस्ट है या फिर स्पेसिफिक टेस्ट है। जूट, हेम्प, वूल, सिल्क, नायलॉन, अल्जिनेट, यार्न या फिर एसिटिक रेयॉन जो है इससे ये कॉटन को अलग करती है। ओके, देन अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन, कोक्साम रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, डिजॉल्व रॉ कॉटन फाइबर विद द फॉर्मेशन ऑफ बलून्स, while absorbent cotton dissolve completely with uniform swelling। ओके, अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम कोक्साम रिएजेंट बोलते हैं। उसको हम कॉटन फाइबर्स में, रॉ कॉटन फाइबर्स में अगर हम डिजॉल्व करेंगे, कोक्साम रिएजेंट जो है उसमें अगर हम रॉ कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसको डिजॉल्व करेंगे तो जो बॉल्ब्स होते हैं, मीन्स जो हेयर्स होते हैं, तो वो उसका फॉर्मेशन होता है। देन एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है वो कम्प्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जाता है और यूनिफॉर्म स्वेलिंग देता है, एक जैसे वो स्वेल होगा। देन थर्ड टेस्ट क्या है, तो कॉटन इज इनसोल्युबल इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कॉटन जो होता है उसको अगर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं, कॉटन को अगर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में ट्रीट करते हैं तो वो इनसोल्युबल है। देन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में भी वो इनसोल्युबल है। ओके, अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में कॉटन को ट्रीट करते हैं तो वो इनसोल्युबल है। डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, सिल्क जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सोल्युबलाइज हो जाता है। इट इज़ सोल्युबल इन 66% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, 66% सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें वो सोल्यूबल है। विद आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन इट बिकम्स वॉयलेट कलर। ओके, आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसके साथ में वो वॉयलेट कलर देता है। ओके, आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ अगर हम कॉटन को ट्रीट करते हैं तो वो वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। अगर हम 0.1 ग्राम कॉटन लेते हैं, उसको 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो फाइबर्स डू नॉट डिजॉल्व, फाइबर्स डिजॉल्व नहीं होते। ओके, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर हम फाइबर्स डालते हैं और उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो फाइबर्स जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते। नाउ यूजेस क्या क्या हैं। कॉटन इज़ यूज्ड एज अ फिल्टरिंग मीडियम एंड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ओके, कॉटन जो है वो फिल्टरिंग मीडियम में यूज़ होता है और सर्जिकल ड्रेसिंग्स में भी कॉटन फाइबर्स यूज़ होते हैं। देन एब्जॉर्बेंट कॉटन absorbs blood, mucus, pus and prevent the wound from the infection of microorganisms। ओके, एब्जॉर्बर कॉटन जो है उसका क्या यूज़ है, तो एब्जॉर्बर कॉटन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, म्यूकस को एब्जॉर्ब करने के लिए, पस को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो वुंड से उसमें जो इन्फेक्शन होने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होने वाली है उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। अगर हम वहाँ से ब्लड वाइप कर लेंगे या फिर जो भी वुंड से उसको क्लीन कर लेंगे एब्जॉर्बेंट कॉटन से, म्यूकस जो है उसको क्लीन कर लेंगे, पस फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे या फिर पस वहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, उसको अगर हम एब्जॉर्बेंट कॉटन से एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो वो वहाँ पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर किसी को इंजरी हो गई है, इंजरी में बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट कॉटन लेंगे, उससे उस ब्लड को हम सोक कर लेंगे और उस वुंड में होने वाला जो इन्फेक्शन है या फिर जो ब्लड फ्लो है वो एक्स्ट्रा का नहीं होगा, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर पस फॉर्मेशन हो गया है, किसी को कुछ लग गया है, उसमें पस हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए, वो जो इंजरी है उसको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज़ करेंगे। ओके, दीज आर सम यूजेस ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन से हम वुंड या फिर जो भी इन्फेक्शन है, वुंड या फिर इंजरी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, होने वाला है, तो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि हम उसको क्लीन करते हैं। देन इट इज़ यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में भी कॉटन फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्या क्या यूज़ है, कॉटन फिल्टरिंग मीडियम में यूज़ किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ किया जाता है। देन
जो भी एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, म्यूकस को एब्जॉर्ब करने के लिए, पर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे जो भी वुंड्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। नाउ स्टोरेज कंडीशन, कॉटन के लिए स्टोरेज कंडीशन क्या है? एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन शुड बी स्टोर इन कूल प्लेस। एब्जॉर्बेंट कॉटन को हमें कूल प्लेस पे स्टोर करना पड़ता है, उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉटन फ्राइबल एंड बिटर उससे बनता है। अगर उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है तो कॉटन जो है वो फ्राइबल बन जाता है और ब्रिटल बन जाता है, जल्दी से टूट जाता है। देन द एब्जॉर्बेंट कॉटन शुड बी पैक्ड इन wrappers so as to prevent the dust and microbial contamination। ओके, जो एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है उसको हम व्रैपर्स में पैक करके रखते हैं, जिससे उसमें डस्ट नहीं जाती और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी नहीं होता, प्रिवेंट होता है। ओके, देन हीट एंड लॉन्ग स्टोरेज मेक एब्जॉर्बेंट कॉटन नॉन एब्जॉर्बेंट। ओके, अगर एब्जॉर्बेंट कॉटन को हीट दी जाती है या फिर उसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी जो है वो नॉन एब्जॉर्बेंट में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें जो एब्सॉर्प्शन पावर है वो फर्दर नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जूट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।